देखो बेटा, जो भी अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए अभी इंग्लिश लिखी है, पहले उसको हिंदी में समझ लेते हैं। देखो, इंग्लिश में हमने ये कहा है बेटा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की क्षमता होती है। अच्छा सर, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा कौन? सर, कोई भी न्यूक्लियस, जैसे मान लो एक एटम है ए। अच्छा सर, अगर मुझे इलेक्ट्रॉन्स को खींचना है तो अगर कोई एटम ए है तो न्यूक्लियस और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसी एटम के हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को खींचने की बात करते हैं तो पता है बेटा कौन से इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है? ये एक्चुअली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है। मतलब हम शायद इतनी बात जानते हैं कि एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मान लो वो अपने ऑर्बिटल में, लेट्स से ऑर्बिटल बना दिया मैंने ए का, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिया। लेट्स से ए बॉन्ड बना रहा है बी के साथ। दो एटम बॉन्ड क्यों बनाएंगे? इसलिए बनाएंगे क्योंकि वो अपने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करना चाहते हो, तो मैंने इसका भी ऑर्बिटल बना दिया। ऐसे जनरली ये ऑर्बिटल में जो भी इसका अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, अब वो ए के इलेक्ट्रॉन के साथ पेयर होकर रहने लगेगा, क्योंकि शायद हमको पता है कि एटम्स अपने सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर कराना चाहते हैं और इसी चक्कर में ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अपने से बॉन्ड बनाते हैं। हालांकि इस बारे में विस्तार से चर्चा हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, पर क्योंकि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर जानते हैं तो इतनी बात हम आज से कह सकते हैं। अच्छा, तो सर अब ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो दो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या एग्जैक्टली बीच में रहेंगे? नहीं बेटा, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ना थोड़ा सा शिफ्टेड रहेंगे उस व्यक्ति की ओर जो इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा सा ज़्यादा भूखा होगा, क्योंकि दो अलग अलग न्यूक्लियस हैं फॉर श्योर, तब तो एक ए और दूसरा बी है। तो अलग अलग न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की संख्या और प्रोटॉन्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन से दूरी में कुछ फ़र्क होगा ही होगा। अच्छा, तो नेट में सर वो ए या बी जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित कर पाएगा, उसको मैं इंग्लिश में कहूँगा कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है बेटा, एक प्रॉपर्टी तो निश्चित है, लेकिन ये मेजरेबल एक्चुअली वैसी नहीं है जैसे आयनाइजेशन या इलेक्ट्रॉन गेन, क्योंकि वहाँ पे तो हम एक्चुअली एनर्जी का मैग्नीट्यूड निकाल पाते हैं किलो जूल पर मोल में। तो ये एक टेंडेंसी है जो कि मेजरेबल नहीं है। अच्छा सर, तो अगर कोई चीज़ मेजरेबल नहीं है तो इसको आंकलन कैसे करोगे, मूल्यांकन कैसे करोगे? बेटा, इसका मूल्यांकन, इसका इवैल्यूएशन करने के लिए स्केल्स बनाई गई है बहुत सारी, मैंने जान के नाम नहीं लिखवाया। हाँ, उन बहुत सारी स्केल्स में एक स्केल बहुत फेमस है, उसका नाम मैंने लिखा है, वो है पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का भूखा है उसको लेट से एक अपने स्केल में एक नंबर दे देगी, तो वो एक मैक्सिमम नंबर होगा। जैसे मान लो एक क्लास में 10 बच्चे हैं, मैंने कह दिया ये बच्चा 100 में 100 नंबर पाया है। बात समझ में आ रही है? तो अब जो भी 100 नंबर पाएगा वो उसके बराबर है, जो भी 80 नंबर पाएगा वो उससे कम है। जैसे फॉर इंस्टेंस आपके जेई में क्या होता है? जेई में होता है वो बच्चा जो सब बच्चों से आगे है, उसका परसेंटाइल होता है 99.99999, क्योंकि खुद से आगे तो कोई हो नहीं सकता। और बाकी उससे जिसका 98 परसेंटाइल का क्या अर्थ होता है कि आप 98% लोगों से आगे हो। हेलो, और आपसे आगे 2% लोग हैं। हर परसेंटाइल मतलब समझते हो ना? हेलो, तो ये बात, ये एक स्केल है, ये रिलेटिव नंबरिंग है। अच्छा, अब जैसे ये करना भी बड़ा आसान है। कैसे? जैसे दो लोग को सामने, ए और बी को सामने लाया, दो मैंने बच्चे सामने लाया, मैंने कहा कौन ज़्यादा भूखा, तो कैसे मेजर करोगे? ये थोड़ी कहोगे 4 नंबर भूखा है, 5 नंबर भूखा। आदमी ये कहने लगेगा कि एक क्लास में मान लो कोई एक बच्चा है ए, राम, राम सबसे ज़्यादा रोटी खाता है, तो बोलेंगे राम 4 नंबर का भूखा है। हेलो, और फिर बाकी को उसके रिस्पेक्ट में कि भाई अगर ये 20 रोटी खाता है तो 4 नंबर का भूखा है, तो जो अगर 8 रोटी खाएगा कितने नंबर का भूखा होगा आप प्रोपोर्शनली निकाल सकते हो। लेकिन ये सब तुम कॉमन सेंस से कर रहे हैं। यही कॉमन सेंस बहुत लोगों ने लगाया और स्केल्स बनाई। जो स्केल हमारे लिए सबसे ज़्यादा फेमस है वो है पॉलिंग स्केल। बात समझ में आती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से थोड़ी बहुत दोस्ती होगी आपकी, बोलना पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कभी भी किसी एटम की एब्सोल्यूट हो सकती है? नहीं सर, ये किसी दूसरे एटम के कंपैरिजन में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी है। हेलो, कोई दिक्कत? बोलना पड़ेगा। अगर कोई मॉलिक्यूल में दो एटम्स हैं ए और बी, वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, अगर मैं आपसे इंग्लिश में कह रहा हूँ कि ए ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बी से, तो आज से इसका अर्थ क्या निकालोगे कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ए थोड़ा सा अपनी तरफ शिफ्टेड रखेगा तो थोड़ा सा माइनस, और ये थोड़ा सा इसका खिंच जाएगा तो ये थोड़ा सा प्लस। ये जो प्लस माइनस जनरेट हो जाता है ना बच्चों, इसी को कहते हैं पोलैरिटी। आ गई किसमें? कोवेलेंट मॉलिक्यूल में। तो इसे हम क्या कहेंगे? पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। यही कटारे तुम पूछ रहे थे शायद मेरे से कि मतलब यहाँ तक आपको और केमिकल गया होगा। पोलैरिटी का समझ में आता है?
हेलो, Yes. बोलना पड़ेगा सबको, हेलो। चलो Yes, sir. आगे बढ़ते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नेक्स्ट लिखते हैं पॉइंट क्रमांक 2, और दूसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, सीधा लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब सर सीधे सीधे आप यहाँ आ गए, क्योंकि बेटा शायद अब आपके पास इतना कॉमन सेंस है। क्या है सर? बेटा अगर आपसे मैं ये कहूँ कि किसी एटम को मैं किसी दूसरे एटम का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन खींचना है, मान लो ए अगर बी के इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाएगा। तो ये ए कब खींच पाएगा बेटा? ए तब खींच पाएगा सर जब उसका पहली बात तो साइज छोटा हो। मतलब मैं सीधे आपको कह सकता हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एटॉमिक साइज से प्रोपोर्शनैलिटी कैसी होगी? हेलो, Inverse. इनवर्स। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सर, जितना उसका न्यूक्लियस मजबूत होगा उतना तेजी से वो, उतना शिद्दत से वो खींचेगा। तो जेड इफेक्टिव से उसकी प्रोपोर्शनैलिटी कैसी होगी? Direct. कोई दिक्कत? तो बेटा डाउन द ग्रुप जाने पे न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है, तो अगर मेरी खुद के इलेक्ट्रॉन से दूरी बढ़ेगी तो जो इससे मैंने बॉन्ड बनाया है मेरे एटम ने, उससे तो दूरी ऑब्वियस ही बात है बढ़ेगी और बढ़ जाएगी। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी? डिक्रीज। अलॉन्ग द पीरियड क्या होगी? इंक्रीज। बोलना पड़ेगा बच्चों। Sorry, minus Z. तो सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की और पॉलिंग स्केल में वैल्यू है 4.0। दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन की और पॉलिंग स्केल में ये वैल्यू है बच्चों 3.5। तीसरे स्थान पे दो लोग आते हैं बच्चों, ऑक्सीजन के पहले का नाइट्रोजन और फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन। याद होना पड़ेगा बच्चों आपको, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। हेलो, Yes, sir. कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और बता दे रहा हूँ, प्रयास करूँगा, ऐसा चाहूँगा कि आपको याद रहे। नाइट्रोजन के पहले कौन आता है बच्चों? कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी होती है 2.5। ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5। पॉलिंग स्केल में बात कर रहा हूँ। क्लोरीन के नीचे आता है ब्रोमीन। अब ये याद ही होना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि ब्रोमीन और सल्फर बच्चे कोई और क्लियर कट कंपैरिजन नहीं है, तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा ही पता होना चाहिए। ब्रोमीन सल्फर से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इट इज़ 2.8। बस जो जो लिखा रहा हूँ उन्हीं की याद रखना बेटा, बाकी सबकी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, ऑब्वियस ही बात है सर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलॉन्ग द पीरियड बढ़ती है, तो जो पहला पीरियड होगा, मतलब सबसे पहला ग्रुप होगा उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी कम होगी, हाँ। और नीचे जाने पे और घटती है सर, तो और सबसे कम होती जाएगी, सच्चाई है। सबसे नीचे फर्स्ट ग्रुप में आता है सीजियम, नहीं सर फ्रांसियम आता है बेटा। रेडियो एक्टिव पे अपन मेहनत नहीं करते, तो यहाँ सीजियम के लिख देता हूँ। वैल्यू होती है बच्चों इसकी पॉलिंग स्केल में इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है 0.7। बस बेटा इतनी बातें याद कर लो, पर्याप्त। तो बेटा तो यहाँ पे पीरियोडिसिटी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा सर। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी किसकी सबसे हाईएस्ट कायदेस किसकी होनी चाहिए थी? फ्लोरीन की होती, लेकिन क्लोरीन की है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सर आपने फ्लोरीन की ज़्यादा कर दी। ये क्यों? ऐसा नहीं है, क्योंकि बेटा एक्चुअली यहाँ पे तो केवल इच्छा है ना, इलेक्ट्रॉन आपको घर लेके तो आना नहीं है। यहाँ पे तो ऐसी बात हो गई ना, आप केवल अपने जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रॉन गेन केस में, घर बहुत छोटा है फ्लोरीन का, लेकिन न्यूक्लियस बुलाना चाह रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियस केवल न्योता ना दे रहा है, घर लेके थोड़ी आ रहे हो आप अपने इलेक्ट्रॉन्स को। हेलो, तो अगर Yes, sir. अगर पापा को केवल इनवाइट करना है तो बड़ी शिद्दत से इनवाइट करेंगे भाई, वो मुंह से। लेकिन घर में लाना थोड़ी है एक्चुअली, सिर्फ इनवाइट ना करना है भाई। शेयर्ड पेयर ऑफ क्लाउड को थोड़ी तरह अपनी तरफ खींचना ना है, पूरा घर लेके थोड़ी आना है। तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ्लोरीन जीत जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन में क्लोरीन से हार जाता है। शायद इतनी बात सबको समझ में आती है। तो कैपिटल ई है बच्चों एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अब ये प्रॉपर्टी की हमको चर्चा करनी है पीरियोडिक टेबल में, डाउन द ग्रुप और अलॉन्ग द पीरियड। तो पहले प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, फिर चर्चा, फिर पीरियोडिसिटी समझेंगे। चलो हो गया, आगे बढ़ूँ। Yes. बच्चों इसमें लिखेंगे सबसे पहले पॉइंट 1। क्या बच्चों आप लोग ये बात जानते हो, वैसे जानते ही होगी, क्लास 10 में आपने सुना होगा कि जो भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं ना बच्चों, ये कैसे होते हैं?
और नॉन बेसिक। मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, क्या बोल रहे हो? सर बेसिक। बेसिक। और मेटल्स के, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? सर एसिडिक। क्यों? आंसर तो दे दिया, अब जवाब भी दो, क्यों? बेटा अगर आपको पता हो, वैसे 10 से पता भी होगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ, फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ आपको। बेटा बेसिक नेचर का अर्थ होता है टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, जानते हो? और एसिडिक नेचर का मतलब होता है टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। अगर ये ना पता हो तो आज से याद रखना कि एक बेस बेटा इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा रखता है, इनफैक्ट जो इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा रखता है वही बेस कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन यानी कि एक्सेप्ट करने की इच्छा रखता है वो एसिड कहलाता है। शायद आप सब जानते हैं कि मेटल्स आर नोन टू गिव इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल्स आर नोन टू टेक इलेक्ट्रॉन्स। हेलो हेलो हेलो। अच्छा, यस सर। तो क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड्स मेटल से बने हैं जो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखते हैं तो बेसिक होते हैं, और क्योंकि नॉन मेटालिक ऑक्साइड इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता रखते हैं इसलिए एसिडिक कहलाते हैं। तो ये पहले अपन कहानी लिख लें, लिखें तो हाँ बोले। सर आ रही है। भाई एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का पीरियोडिसिटी वही होगी कि ऑक्साइड उसी एलिमेंट का एसिडिक होगा जो एलिमेंट नॉन मेटालिक हो, क्योंकि एसिड इलेक्ट्रॉन गेन करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो नॉन मेटालिक चरित्र या इलेक्ट्रॉन गेन करने का चरित्र मतलब उतना ज़्यादा ऑक्साइड एसिडिक होगा। तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है, घटेगा, अलॉन्ग द पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड लोग नॉन मेटालिक होते जाते हैं और डाउन द ग्रुप नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटता है। और ये देखोगे कैसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, क्योंकि नॉन मेट को इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज़ को इलेक्ट्रॉन गेन करना होता है, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। हटा दूँ, आगे बढ़ जाऊँ? कोई रोक रहा है? नो सर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसी इसी पॉइंट क्रमांक 2 में ही लिखते हैं बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। अब अगर मैं बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बात करूं बेटा, तो खुद बताइए मुझे, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स को मैं क्या कह सकता हूं? सर किस एलिमेंट का ऑक्साइड बेसिक होगा? सर जो मेटालिक होगा, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं और बेस भी होता है जो इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहां मैं इसको और करके मेटालिक नेचर लिख दूं तो दिक्कत है? नो सर। मेटालिक नेचर को मैं इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी लिख दूं तो कोई दिक्कत है? और इसकी अगर पीरियोडिसिटी की बात करूं तो भाई इलेक्ट्रॉन आप दोगे कब आसानी से? जब न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी ज़्यादा होगी, एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप बढ़ता है तो पॉजिटिविटी भी बढ़ेगी डाउन द ग्रुप और घटेगी अलॉन्ग द पीरियड। कोई दिक्कत बेटा? हेलो नो सर। चाहूँगा प्रॉपर्टी क्रमांक क्या हो जाएगा बच्चों? नहीं, एक काम करते हैं, उसको प्रॉपर्टी नहीं बनाते, बहुत छोटी सी बात है, उसको नोट करके लिखो बच्चों। हालांकि ये एक है पीरियोडिसिटी। क्या बोल रहा है बेटा? क्या? चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। बस मतलब अपन ऑलमोस्ट खात्मे में आ गए हैं, ऑलमोस्ट खात्मे में आ गए हैं। नोट डालते हैं बच्चों, लिखते हैं वैलेंसी। वैलेंसी शायद हम सब जानते हैं वैलेंसी का मतलब, लेकिन फिर भी औपचारिकता एक बार इंग्लिश लिख देते हैं। इंग्लिश लिखेंगे बच्चों, इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ये कैसे कह सकते हो सर? बेटा शायद अब आप इतने बड़े हो चुके हो कि आपको ये पता है एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड, कोई अपना ऑक्टेट फॉक्टेट पूरा करना, ये सब 10वीं तक की पंचायत थी। अब आपको पता है सर एक एटम दूसरे एटम से बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि अपने सारे अनपेड इलेक्ट्रॉन को पेयर करना चाहता है।
ताकि वो अपना नेट मैग्नेटिक मोमेंट काट पाए। याद है ना ये बात? वो स्पिन करता है इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, वो अपने मैग्नेटिक मोमेंट को काट लेता है। भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी का तो आदमी कुछ नहीं कर सकता, कम से कम मैग्नेटिक फोर्स के कारण एनर्जी स्टोर जीरो करे, ताकि एनर्जी घटे तो स्टेबिलिटी बढ़े। इसलिए हर एटम नेचर में दूसरे एटम के साथ मॉलिक्यूल बना के एग्जिस्ट करता है। तो अगर मैं किसी भी एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करेगा तो अपने ऐसे ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कराएगा, तो जिसके पास जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी। हेलो हेलो हेलो। यस सर। तो वैलेंसी की इंग्लिश तो हमने लिख दी कि इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। आगे बढ़ सकता हूँ? Yes. नेक्स्ट लाइन से इसी में लिखेंगे बच्चों, इट इज़ न्यूमेरिकली। अब आपकी 10वीं की इंग्लिश में आ जाता हूँ मैं कि इट इज़ न्यूमेरिकली वैल्यू क्या होती है, तो इट इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट। भाई किसी भी एलिमेंट में जितने बाहरी इलेक्ट्रॉन होंगे लगभग उतने ही इलेक्ट्रॉन से आप कंबाइन कर सकते हो। कई बार उससे कम भी होता है, क्योंकि हमको पता है सर पेयरिंग भी तो हो जाती है, तो इसलिए यही बात को ब्रैकेट में लिख देते हैं जनरली, क्योंकि हमेशा नहीं, कई बार जनरली। हेलो हेलो। Yes, sir. तो वैलेंसी की पीरियोडिसिटी है कि डाउन द ग्रुप सेम रहता है, और अलोंग द पीरियड बढ़ता घटता कुछ भी हो सकता है, चेंज होता है बाय यूनिटी। आइए ये चेंज बाय यूनिटी को एग्जांपल से समझते हैं। इसी नोट में नीचे नीचे लिखते जाएगा। कंटिन्यू करूं? Yes, sir. चलो, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं बच्चों एग्जाम्पल में, हालांकि आपने 10वीं में भी देखा होगा, और ये मैं ऊपर का चीज़ का भी बात कर दूंगा, जो मैंने अभी ऑक्साइड्स के बारे में चर्चा की थी, यहाँ पे और अच्छे से चर्चा कर। पहले देख लो बेटा फिर लिखना। बच्चों सबसे पहले कोई भी मैं कहता हूँ आप मुझे थर्ड पीरियड एलिमेंट से शुरू करो। थर्ड पीरियड का सबसे पहला एलिमेंट कौन होता है बच्चों? बोलना पड़ेगा। थर्ड पीरियड का सबसे पहला एलिमेंट कौन होता है? Scandium. नालायक। थर्ड पीरियड का सबसे पहला एलिमेंट, फर्स्ट पीरियड का हाइड्रोजन, सेकेंड पीरियड का हेली, Lithium. और थर्ड पीरियड का, ये पढ़ाई की हो तुम लोग नालायकों, गधों। थर्ड पीरियड का पहला एलिमेंट नहीं बता पा रहे, कह रहे हैं स्कैंडियम। वाह। चलो, थर्ड पीरियड का पहला एलिमेंट कौन है? सोडियम। सोडियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक। तो वैलेंसी क्या होगी? एक। कंबाइनिंग कैपेसिटी एक ही होगी। तो ऑक्साइड क्या होगा? Na2O। इतना शायद आपको 10th से पता होगा, ऑक्सीजन हमेशा -2 के स्टेट में कंपाउंड में, उसकी वैलेंसी -2 होती है। तो सोडियम हो गया +1। हेलो हेलो, बोलना पड़ेगा भाई। और मैं कह रहा हूँ ना, अलॉन्ग द पीरियड ऑक्साइड की वैलेंसी चेंज होती है बाय फैक्टर ऑफ 1। तो देख लो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है या वैलेंसी क्या है? +1। हेलो, प्लस माइनस कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। खुद बताओ, ऑक्सीजन और सोडियम में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। तो कौन इलेक्ट्रो पॉजिटिव है? सोडियम। तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है वो हो जाएगा माइनस, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा प्लस। वैलेंसी जो भी हो उसको प्लस माइनस कौन चढ़ाता है? वैलेंसी में जब प्लस माइनस लग जाता है मास्टर, तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाने लगता है। तो वैलेंसी सोडियम की एक है, ऑक्सीजन की दो है, यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी। हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट वैलेंसी में तब लग जाती है जब, तो रहे थे वैलेंसी के हिसाब से अगर आपसे बात करूं तो अलोंग द पीरियड, अगर मुझे चीज़ों को समझना है तो अलोंग द पीरियड आप लोग मुझे बताइए, सबसे पहला ग्रुप 1 का ऑक्साइड क्या होगा? Na2O। दिख रहा है सबको ये? इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? +1। हेलो, बोलना पड़ेगा। यस सर। दूसरा ऑक्साइड क्या हो जाएगा बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, मतलब वैलेंसी एक एक करके चेंज हो रही है। तीसरा Al2O3, ऑक्सीडेशन स्टेट +3। नेक्स्ट है सिलिकॉन SiO2, ऑक्सीडेशन स्टेट +4। क्यों? ऑक्सीजन -2 होता है, वो 2 और ये 4 कटा, इतना तो आपको 10 से शायद पता होगा, 9 से। बताऊं कि समझ में आ रहा है? आ रहा है.
नेक्स्ट, आ रहा है सर। सिलिकॉन के बाजू में कौन आता है? फॉस्फोरस। यहाँ पे आप जो मैं कह रहा हूँ वही लिखिए, यहाँ पे आप लिखो बच्चों ये P2O5, फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट +5। नेक्स्ट SO3, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6। सर ये पूरा पीरियड बनाना है। हाँ बेटा, अलॉन्ग द पीरियड लिखते जाओ, बस ये कह रहा हूँ। एग्जाम्पल जो अपन ने ऐसे लिखा था ना, ऐसे लिखते जाओ, और यहाँ जगह छोड़ना, मैं नीचे यहाँ पे जहाँ मैंने अभी डंडी खींची है मैं कुछ लिखूंगा, आप पहले ऐसे ऑक्साइड बनाते जाओ। क्लोरीन का ऑक्साइड क्या हो जाएगा? Cl2O7। तो ये अलॉन्ग द पीरियड आपको दिख गया कि देखो सर वैलेंसी एक एक से चेंज हो रहा है, तो ये चेंजेस बाय यूनिटी बात समझ में आती है। अब फिलहाल मैं आपसे चाह रहा हूँ आप मुझे नेचर भी बताते जाओ, क्योंकि अपन ने ऑक्सीड ये भी जान चुका है कि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं बच्चों। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं बच्चों? और नॉन मेटल के कैसे होते हैं बच्चों? एसिडिक। अच्छा, तो बेटा मेटालिक नेचर कौन सबसे अच्छा मेटल होगा, सोडियम की कैल्शियम? सर मेटालिक नेचर अलोंग द पीरियड, हाँ हाँ, ये खरखरा रहा है किसी बच्चे का, मत करो, नहीं करो, नहीं करो, बंद रखो, बाकी उसको छोड़ के दूसरे जवाब दो। हाँ, सोडियम और कैल्शियम में कौन ज़्यादा अच्छा मेटल है बच्चों, जवाब दो। अरे सर ये तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से दिख जाएगा। सर अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी डिक्रीज करेगी। तो क्योंकि सोडियम ज़्यादा अच्छा मेटल है सर, इसलिए इस यहाँ पे हम लिख देंगे स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्गली बेसिक, और यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे बेसिक। तो ये भी शायद आपको समझ में आ जाएगा, पीरियोडिसिटी ऑफ बेसिक। भाई बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स जान चुके हो आप। बेसिक नेचर अलोंग द पीरियड क्या होता है बच्चों? घटता है। तो देखो सोडियम स्ट्रांगली बेसिक है, ये केवल बेसिक है। वैसे ही एसिडिक में आ जाओ बेटा, अलोंग द पीरियड एसिडिक नेचर, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो क्लोरीन और सल्फर में कौन ज़्यादा एसिडिक है? क्लोरीन एसिडिक है, तो इसको लिखोगे स्ट्रांगली एसिडिक, हेलो। और इसको लिखोगे केवल एसिडिक, हेलो हेलो। हाँ फिर खरखरा रहा है बेटा, नहीं करो, खरखराने वाले बच्चे मत करो, रहने दो। अच्छा, अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल जानकारी है बेटा। फॉस्फोरस भी सच्चाई है, नॉन मेटल की श्रेणी में ही आता है, लेकिन ऑब्वियसली सल्फर से कम नॉन मेटालिक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वीकली एसिडिक। क्या लिखेंगे? वीकली एसिडिक। और ये आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए बेटा, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन ये दोनों में लिखेंगे बच्चों एम्फोटेरिक। क्या? ये प्रैक्टिकल जानकारी है। व्हाट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड बच्चों? बेटा हाँ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड उसे कहते हैं जो एसिड और बेस दोनों से, भाई कायदे से बेसिक ऑक्साइड केवल एसिड से रिएक्शन करेगा, एसिडिक ऑक्साइड केवल बेस से रिएक्शन करेगा। जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करे उसे कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और ये आपको प्रैक्टिकली याद होना चाहिए, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। चलो लिखो तो, हाँ बोलो। Yes, sir. चलो, यस। कोई रोक रहा है तो रोके। नेक्स्ट बच्चों, चलो तो आप इसको प्रॉपर फ्रेश पेज में लिखना बच्चों, पहले देख लो मैं समझाने क्या वाला हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा तो आप लिखना भी, फिर उसके बाद फोटो बनाना शुरू करना। ये एक टेबल है बेटा, ये एक सबसे पहले हमने कौन सी प्रॉपर्टी जानी है बेटा, बताइए, लिखना मत, पहले सिर्फ देखो। एटॉमिक टाइप। आप प्रयास कीजिएगा बच्चों, ऐसा कॉपी को हॉरिजेंटल करके ये पूरी चीज़ लिखना, AS मत लिखना, एटॉमिक रेडियस पूरा, एटॉमिक साइज पूरा लिखना, और ये डब्बे बंद कर देना उसको लिख के। फिर ये डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चों, याद दिलाओ मुझे। बहुत ज़्यादा इंक्रीज। अलोंग द पीरियड क्या होता है? डिक्रीज। एटॉमिक साइज बाद नेक्स्ट पीरियोडिसिटी किसकी पढ़ी अपन ने? आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी, डेल्टा H I R।
आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चों? सर एटॉमिक साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती है, न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर दूर होता जाएगा तो उसको निकालना आसान होता जाएगा, तो ये डिक्रीज करती है। याद आया? Get. अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी कि डेल्टा एच ईजी के बारे में याद करिए। सर ये भी आयनाइजेशन की तरह नीचे जाने पे डिक्रीज करेगी और अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज करेगी। हेलो हेलो। Yes. अगर इसके बाद वाली प्रॉपर्टी की बात करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो आपको पता है शायद आपको कैसे लिखना है, ये भी सर डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज करेगी। हेलो। Yes. अगर मैं बेसिक नेचर की बात करूं, किसके? ऑफ ऑक्साइड्स। Oxides. तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स डाउन द ग्रुप और अलॉन्ग द पीरियड क्या होगा? सर बेस कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन देता है। इलेक्ट्रॉन देता कौन है? इलेक्ट्रॉन देता कौन है? मेटल। तो डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ही बढ़ेगी, अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीज करेगी। यही किया था अपन ने, चेक कर लो। बोलना पड़ेगा बच्चों। Yes. Yes, sir. एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स अलॉन्ग द पीरियड इंक्रीज करेगा क्योंकि नॉन मेटल अलॉन्ग द पीरियड मिलते हैं, और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। ये पूरे चैप्टर में बच्चों अपन जो 2-3 दिन से पढ़े हैं पीरियोडिसिटी के बारे में, ये पूरी समराइज कर दिया अपन ने।